नमस्कार, मैं मनोज साहू कंपटीशन विंग पावर्ड बाय सचदेव पीटी कॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ की सामान्य अध्ययन की एकाग्र सीरीज़ में हम अभी छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति में ये हमारा 5वां वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग छत्तीसगढ़ की जनजातियों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, एकाग्र सीरीज़ में हम 90 दिनों की क्लास में कुल 5 टॉपिक रहेगा, उसको कवर करने वाले हैं। इसमें मैं फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ कि हम इसमें कौन कौन से टॉपिक किस तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें जो मेरा पोर्शन रहेगा वो 3 टॉपिक रहेंगे जिसको मैं कंप्लीट करूँगा। पहला रहेगा छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, जो अभी ये सीरीज़ चल रही है, कला संस्कृति। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा छत्तीसगढ़ का इतिहास। और तीसरा टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था, जिसके तहत हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को भी कंप्लीट करने वाले हैं। दूसरा जो पोर्शन रहेगा उसमें छत्तीसगढ़ का पंचायती राज और नगरीय निकाय, ये विजय सर आपको पढ़ाने वाले हैं, विजय सर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पंचायती राज और नगरीय निकाय, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल की क्लासेस अभी चल रही है, आप वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो एकाग्र सीरीज टोटल 90 दिनों का रहेगा, जिसमें ये पूरे टॉपिक अच्छे से कवर किए जाएंगे। ठीक है, हमारे जो अभी जनजातीय मंत्री हैं वो है प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, ये प्रतापपुर से विधायक हैं अभी, तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की जनजातियों को हम लोग शुरू कर चुके हैं इसके पहले। इसमें हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की जनजातियों की परिभाषाएं ये पढ़ चुके हैं, संकेंद्रण और वर्गीकरण देख चुका है, और इसके अलावा पीटीजी और पीवीटीजी क्या होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ की विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियाँ हैं, कमजोर जनजातियाँ हैं, उनको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ चुका है। आज जो हमारा फोकस रहेगा वो 2 टॉपिक पे रहेगा, 5वीं एवं 6वीं अनुसूची और छत्तीसगढ़ में जनजातियों की जनगणना पे। यहाँ पर हम लोग जो जनगणना पढ़ने वाले हैं वो केवल छत्तीसगढ़ की जनजातियों की जनगणना ही फोकस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं टॉपिक को। 5वीं सूची और 6वीं अनुसूची, ये भारतीय संविधान के भाग 10 के तहत आते हैं। भारतीय संविधान में हम सभी जानते हैं कि कुल 22 भाग होते हैं और 12 अनुसूचियाँ होती है। इसमें से 5वीं और 6वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित क्षेत्र जो आते हैं वो 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं। ठीक है, इसीलिए अभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, भाग 10 में आता है और अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 5वीं अनुसूची को समझने का प्रयास करते हैं। 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, जिसमें जनजातियों के कल्याण के लिए उपबंध या नियम बनाए जाते हैं। इसमें अनुसूचित क्षेत्र की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति, राज्यपाल की परामर्श से करते हैं। ये अब आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। एक लोक अधिसूचना द्वारा राष्ट्रपति राज्यपाल की परामर्श से अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा करते हैं। इसके अलावा दूसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है केंद्र और राज्य की कार्यकारी शक्ति। इसमें केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें जो नियम और आदेश बनाती हैं वो अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू होंगी, ये इसका कहने का अर्थ है। तीसरा जो पॉइंट है जनजातीय सलाहकार परिषद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम लोग 6वीं अनुसूची की बात करेंगे तो वहाँ पे स्वशासी जिलों का गठन किया जाता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, शॉर्ट फॉर्म है TAC। इसके तहत इसकी संरचना महत्वपूर्ण है। इसकी संरचना की अगर बात करेंगे हम लोग तो इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं, जिसमें से इसके 3/4 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के जनजातीय प्रतिनिधि शामिल होंगे इसमें।
जबकि शेष जो सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। इस परिषद का जो कार्य है वो एक सलाहकारी संस्था के रूप में होता है। इनका जो मुख्य कार्य है वो सलाहकारी संस्था के रूप में है, जो जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार को सलाह देती है और इसके अनुसार से ही योजनाएं और नियम कानून बनाए जाते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो 6वीं अनुसूची के तहत स्वशासी जिले हैं। इसकी संरचना की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 26 सदस्य लेजिस्लेटिव असेंबली के जनजातीय प्रतिनिधि होते हैं। और जो 4 सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा नामांकित किए जाते हैं। इसमें एक चीज़ और याद रखना है, ये जो स्वशासी जिले हैं ये जनजातीय सलाहकार परिषद की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी होते हैं। इसको वैधानिक और न्यायिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। वैधानिक अर्थात कानून बनाने का अधिकार और न्यायिक अर्थात न्याय निर्णय का अधिकार, ये दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये स्वशासी जिले और जनजातीय सलाहकार परिषद में ये डिफरेंसेस हैं। अगला पॉइंट देखिए, 5वीं अनुसूची के तहत जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं वो भारत में कुल 10 राज्य हैं जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। तो वो 10 राज्य एक एक करके हम लोग यहाँ पे याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये 10 राज्य में जो सेंटर पॉइंट है वो छत्तीसगढ़ को हम लोग लेके याद कर सकते हैं। पहला राज्य है छत्तीसगढ़, दूसरा इसके पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा तेलंगाना, 5वां आंध्र प्रदेश, 6वां राज्य है उड़ीसा और 7वां राज्य झारखंड। ये 7 राज्य आप लोगों को वहाँ से याद हो जाएगा। 8वां राज्य है गुजरात, 9वां राज्य है राजस्थान और 10वां राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो ये 10 राज्य आप लोग याद रख सकते हो 5वीं अनुसूची के तहत यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के तहत आते हैं वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है इसका, जनजातीय क्षेत्रों में विधि कैसे लागू किए जाते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में विधि लागू करने का जो विशेषाधिकार है वो राज्यपाल के पास रहता है। अगर वो चाहें तो कानून को लागू करवा सकते हैं या फिर कुछ संशोधनों के साथ लागू करवा सकते हैं या अस्वीकार भी कर सकते हैं। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो कानून लागू करवाए जाते हैं वो कुछ संशोधनों के साथ लागू करवा दिए जाते हैं। इसी प्रकार हम लोग 6वीं अनुसूची को देखें तो इसमें कुल 10 क्षेत्र हैं जो जनजातीय क्षेत्र आते हैं। 6वीं अनुसूची में 4 राज्य हैं जो जनजातीय क्षेत्र घोषित किए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद करने के लिए हम छोटा सा ट्रिक भी बना सकते हैं। अमी, मैत्री, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं जहां पर जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है इनको, और इनके प्रशासन के बारे में 6वीं अनुसूची के तहत उपबंध दिए गए हैं। स्वशासी जिले अभी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। इसमें 10 जनजातीय क्षेत्र हैं, वो एक एक करके देखते हैं हम लोग कि 4 राज्यों में कौन कौन से क्षेत्र है जो जनजातीय क्षेत्र घोषित किए गए हैं। तो कुल 10 जनजातीय क्षेत्र हैं। इसमें से पहला जो राज्य है वो असम है। असम में कौन कौन से क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र घोषित किए गए हैं। पहला है बोडोलैंड, दूसरा है कार्बी एंगलोंग, तीसरा है उत्तरी कछार,
तो ये 3 क्षेत्र असम के तहत आएंगे। दूसरा जो है मिजोरम, मिजोरम में भी 3 क्षेत्र हैं। पहला है मारो, दूसरा है चकमा क्षेत्र और तीसरा है लाई क्षेत्र। तो ये 3 क्षेत्र इसमें मिजोरम के तहत जनजातीय क्षेत्र है। तीसरा जो राज्य है त्रिपुरा, त्रिपुरा में केवल एक ही क्षेत्र है जो जनजातीय क्षेत्र है, वो है त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र। चौथा है मेघालय, मेघालय में भी 3 क्षेत्र हैं जो जनजातीय क्षेत्र हैं। पहला है गारो जनजातीय क्षेत्र, दूसरा है खासी जनजातीय क्षेत्र और तीसरा है जयंतिया जनजातीय क्षेत्र। ये ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे आप लोग, ये 3 पहाड़ियों के भी नाम हैं और ये 3 जनजातियाँ भी है। तो 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में ये चीज़ें हम लोग याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में कुल 19 जिले हैं जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं और 19 जिलों को अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें 13 जिले हैं जो पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल हैं और जो बाकी 6 जिले हैं वो आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। तो सबसे पहले 13 जिले कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल है, 13 जिलों को याद करना है। इसमें से जो 7 जिले हैं वो बस्तर संभाग से हैं, 5 जिले सरगुजा संभाग से और 1 जिला बिलासपुर संभाग से कोरबा जिला है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे याद करने की कोशिश करते हैं इसको। बस्तर संभाग अगर देखें हम लोग, बस्तर संभाग में कुल 7 जिले आते हैं। तो यहाँ पर पहला जिला कांकेर हो गया, दूसरा हो गया नारायणपुर, तीसरा बीजापुर, चौथा हो गया कोंडागांव, पांचवा हो गया दंतेवाड़ा, छठा है बस्तर और 7वां है सुकमा। इसी प्रकार हम लोग कोरिया जिले में सरगुजा संभाग में देखेंगे तो 8वां जिला है कोरिया, 9वां है सूरजपुर, 10वां बलरामपुर, 11वां सरगुजा, 12 है जसपुर और 13वां जिला है कोरबा। तो इस प्रकार 13 जिले हैं जो पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल हैं और 6 जिले हैं जो आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल हैं। ये जिले उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, इसमें गरियाबंद, धमतरी जैसे जिले आते हैं। ये 13 जिले बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुल कितने हैं तो कुल 19 जिले हैं, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। अनुसूचित क्षेत्र की एरिया का बात करें अगर हम लोग इसके टोटल एरिया की बात करें तो इसमें 81,86,188 वर्ग किलोमीटर है टोटल एरिया इसका। और आदिवासी उप योजना क्षेत्र ये 88,000 वर्ग किलोमीटर है। आदिवासी उप योजना क्षेत्र हम लोग देख चुके हैं जब हम लोग पीटीजी और पीवीटीजी पढ़ रहे थे, तो 1974 में ये कंसेप्ट आया था ट्राइबल सब प्लान का। तो ये हम लोग ने डिटेल में पढ़ चुका है इसके बारे में। इसका जो एरिया है वो 88,000 वर्ग किलोमीटर है। माडा क्षेत्र, माडा क्षेत्र ये भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्रों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाता है। ठीक है, ये हम लोग अधिकतर ये नाम सुनते हैं जब हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली पढ़ते हैं वहाँ पे कि माडा क्षेत्रों में इतना चावल दिया जा रहा है, उनको कुछ विशेष रूप से कुछ प्रोत्साहन दिया जाता है उनके कल्याण के लिए। तो इसमें माडा क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र हैं वो देख लेते हैं। माडा का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी, ये इसका पूरा नाम होता है। इसमें कुल 9 क्षेत्र हैं जो 7 जिलों में हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है बालोदा बाजार, दूसरा है गंगरेल जो धमतरी जिले में आता है, तीसरा है महासमुंद 1 और महासमुंद 2, तीसरा चौथा, पांचवा है नचनिया जो राजनांदगांव जिले में आता है, छठवा है कबीरधाम, 7वां है रुकजा जो जांजगीर चांपा जिले में आता है, 8वां है गोपालपुर, 9वां सारंगढ़ जो रायगढ़ जिले में आते हैं। तो ये 9 क्षेत्र आप याद रख सकते हैं। ये टोटल 7 जिले हैं और क्षेत्र की बात करेंगे तो 9 क्षेत्र हैं। कितने ग्राम पंचायत हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के तहत आते हैं तो 50,050 5,050 ये टोटल ग्राम पंचायत है जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में इतना याद रखना है आप लोगों को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद कुछ समितियां बनाई गई थी
जनजाति कल्याण के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के कल्याण के लिए। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं इसमें कौन कौन सी समिति थी। सबसे पहला जो समिति था वो एल्विन कमेटी था। ये बहुउद्देशीय विकास खंड, ये जनजातियों के कल्याण के लिए बनाया गया था। तो इनके कार्यकरण के जांच के लिए इनका गठन किया गया था 1959 में। दूसरा है यू एन ढेबर आयोग, इसका गठन 1960 में किया गया था। इनका जो उद्देश्य था गठन का, वो जनजातीय क्षेत्रों में भूमि अलगाव के मुद्दे सहित जनजातीय समूहों की समग्र स्थिति को संबोधित करने के लिए किया गया था। फिर तीसरा है लोकुर कमेटी। लोकुर कमेटी की स्थापना 1965 में की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जनजातियों के निर्धारण के मापदंड घोषित किए गए थे। ठीक है, तो इन्होंने अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के लिए एक मापदंड दिया था। ठीक है, जैसे हम लोग पीटीजी में पढ़े थे, पीवीटीजी में पढ़े थे कि उसके 3 मापदंड होते थे। ठीक है, उसी प्रकार लोकुर समिति ने जनजातियों के निर्धारण के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए थे। इसमें से जो पहला मापदंड है वो है आदिम लक्षण। आदिम लक्षण का मतलब ये है कि कौन सी जनजातियाँ कितनी पुरानी है, कब से रह रही है, जंगलों में निवास कर रही है, कब से निवास कर रही है, तो ये उसके आदिम लक्षण है। ठीक है, विशिष्ट संस्कृति, तो ये उनकी बोली, उनके नृत्य, उनके गीत, ये सब उनकी विशिष्ट संस्कृति के तहत आ जाएगा। तीसरा है भौगोलिक अलगाव। चौथा है बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच। और लास्ट है पिछड़ापन। ये 5 मापदंड है जिनके आधार पर जनजाति घोषित किए जाते हैं। ठीक है, इसमें पिछड़ापन आप लोग जानते ही हैं। जनजातीय क्षेत्र पहाड़ों में निवास करते हैं, उनमें अभी भी बेरोजगारी की स्थिति, गरीबी की स्थिति, कुपोषण की स्थिति बनी हुई है और वो पहाड़ों में निवास करते हैं और उन तक पहुंच पाना अभी तक बहुत संभव नहीं हो पाया है। ठीक है, विकास के कल्याणकारी योजनाएं अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाई है। ठीक है, तो ये पिछड़ेपन के प्रमुख कारण हैं उनके। तो ये आप लोग को लोकुर कमेटी याद रखना है। इसके बाद है शीलू ओ समिति। ये भी एल्विन समिति के सिफारिश की तरह इनका भी गठन किया गया था जनजातियों के विकास और कल्याण के मुद्दे के लिए। फिर है भूरिया कमेटी। भूरिया कमेटी 1991 में लाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जनजातियों के कल्याण के लिए लाया गया था। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस समिति के रिपोर्ट के आधार पर ही पीसा अधिनियम लाया गया था। पीसा अधिनियम हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब जनजातीय पंचायती राज और नगरीय निकाय पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, अभी मैं आप लोग को एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि पीसा एक्ट होता क्या है। पीसा एक्ट का पूरा नाम होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। ठीक है, ये 1996 में ये लाया गया था। अभी हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा कि छत्तीसगढ़ 7वां राज्य है जहाँ पर पीसा अधिनियम लागू किया गया है। पीसा अधिनियम एक्चुअल में जो जनजातीय क्षेत्र रहते हैं वहाँ के निवासियों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। उनको जल, जंगल और जमीन, ये इनके लिए कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं इनके तहत। ठीक है, तो उसको डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी आप लोग याद रख लीजिएगा कि पीसा जो एक्ट है वो कौन सी समिति की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया था, तो भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर। फिर बंदोपाध्याय और मुंजेकर समिति, ये 2006 में लाया गया था बंदोपाध्याय। मुंजेकर समिति 2005 में लाया गया था। इसका भी उद्देश्य यही था कि जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण के लिए सरकार को सलाह देना। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आप लोग को याद रखना है। इसके बाद हम लोग जनगणना पढ़ने वाले हैं, जनगणना 2011। और ये अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के लिए छत्तीसगढ़ में जो जनजातियाँ हैं उनको देखकर ये हम पढ़ने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, उनकी साक्षरता कितनी है, ये डिटेल में देखने वाले हैं अभी हम लोग यहाँ पर। ठीक है, जनगणना का अर्थ क्या होता है? जनगणना का अर्थ होता है एक निश्चित समय अंतराल में, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में वहाँ के निवासियों की आधिकारिक गणना। ठीक है, ये जनगणना होती है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं जनसंख्या और प्रतिशत को। ठीक है, जनसंख्या और प्रतिशत, अगर हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2,55,45,198 ये टोटल पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ में। अगर इसमें से कितने ट्राइबल है तो वो है 78,22,902। 78,22,902 ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। दूसरा पूछा है इसमें कि स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है जनजातियों में, तो ये है 39,49,711। ये आप लोग बिल्कुल याद रख सकते हो। 78,22,902 में 50% आप कर दोगे तो ये 39,49 वाला आंकड़ा आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, इसका जस्ट 50% है महिलाओं की जनसंख्या। फिर है देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजातियों का है, तो
तो 6.2% है। और देश की जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में जनजातीय, तो वो है 7.5%। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये है टोटल पॉपुलेशन के मामले में ट्राइबल पॉपुलेशन सीजी का 6.2, और ये ट्राइबल पॉपुलेशन, इंडिया के ट्राइबल पॉपुलेशन में छत्तीसगढ़ का ट्राइबल पॉपुलेशन कितना है, तो वो है 7.5%। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ये पूछा जा चुका है 7.5%। फिर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में 30.62 ये ओवरऑल जनसंख्या है जनजातियों की छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसके अलावा 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनजातियों की जनसंख्या कितनी थी, तो 31.8%। इसको तुलनात्मक रूप से भी पूछा जा सकता है कि पिछले दशक में जनजातियों की जनसंख्या पिछले दशक की तुलना में 2011 में वर्तमान दशक में जनजातियों की जो संख्या है वो घटी है या बढ़ी है, तो आप देख सकते हैं 31.8% था 2001 में, जो अभी घटकर कितनी हो गई है 30.62, तो वहाँ पे आप लोग ये बना सकते हो। फिर है 50% से अधिक जनसंख्या वाले 10 जिले कौन से हैं, ये तो ठीक है 10 जिले आप लोग याद रख लोगे, लेकिन इसमें सबसे कठिन ये कर देता है कि इसको क्रम में पूछ देता है। मेंस 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है कि जो जनसंख्या वाले जिले हैं, अनुसूचित जनजाति में जनसंख्या वाले जिले हैं, उनको क्रम से बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, सरल है, याद हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके देखते हैं वो 10 जिले कौन से हैं। सबसे पहला जो जिला है वो है सुकमा, जहाँ पे परसेंटेज सबसे ज़्यादा है जनजातियों की। फिर बीजापुर, फिर तीसरा जिला है नारायणपुर, फिर चौथा जिला है कोंडागांव, पांचवा जिला है दंतेवाड़ा, फिर आपको आना है छठवां जिला बलरामपुर में, फिर सातवां जिला है बस्तर, आठवां जिला है जसपुर, नौवां जिला सरगुजा और 10वां जिला है कांकेर। इस प्रकार 10 जिले हैं, क्रम से हैं ये, जहाँ पर जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत बताया गया है। ठीक है, जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत इस क्रम में याद रखना है आप लोगों को। टोटल 10 जिले हैं जहाँ पे 50% से अधिक जनसंख्या है और एक क्रमानुसार है। फिर देख लेते हैं कि कौन कौन सी जनजातियों की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है। छत्तीसगढ़ में 4 प्रमुख जनजातियाँ हैं जिसकी जनसंख्या हम लोग देखते हैं। सर्वाधिक 4 जो जनसंख्या है उसमें प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कौन कौन से हैं, तो सबसे पहली जनजाति है गोंड जनजाति जिसकी जनसंख्या 42 लाख के आसपास है, और दूसरी जनजाति है कंवर, तीसरा है उरांव, चौथा है हल्बा जनजाति। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है क्योंकि क्रम में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो गोंड आपको याद ही रखना है, 42 लाख इसकी जनसंख्या है। दूसरा कंवर 8 लाख, फिर है उरांव 7 लाख के आसपास, हल्बा जनजाति है 3 लाख। एग्जैक्ट डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप अप्रॉक्सीमेट आप ये 8 लाख, 7 लाख, 3 लाख 75,000 इतना भी याद रखेंगे तो आप लोग को परीक्षा में बिल्कुल हेल्प होगा। इसके बाद है जो जिले हैं उसके हिसाब से देख लेते हैं हम लोग। 27 जिलों के हिसाब से पढ़ते हैं पहले, उसके बाद 18 जिलों के हिसाब से मैं बता दूंगा। 27 जिलों में जो सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो देखते हैं। यहाँ पर हम लोग जनसंख्या की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात हम लोग नीचे में करेंगे। ठीक, सबसे पहला है जिला जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक है वो है जसपुर। जसपुर में 5,30,000 जनसंख्या है। फिर बस्तर है जहाँ पर 5,20,000 है। फिर रायगढ़ है यहाँ पर 5,05,000 है। ठीक है, तो ये 3 जिले याद रखने हैं। अगर हम लोग न्यूनतम जिले बोलेंगे, तीन न्यूनतम जिले कहाँ पे हैं, तो बेमेतरा में सबसे कम जनसंख्या है 37,185 जनजातियों की। फिर है मुंगेली जहाँ पर 72,000 जनसंख्या है। फिर है रायपुर, फिर जहाँ पर 93,000 जनसंख्या है। इसको हम लोग ट्रिक से भी याद करने की कोशिश करेंगे। फिर है प्रतिशत के आधार पर जिले, तो इसमें जो पहला जिला है वो है सुकमा जिला जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातियों का प्रतिशत है। 83% जो जनजाति है वो सुकमा जिले में है। फिर बीजापुर जहाँ पर 80% जनसंख्या जनजातियों की है। फिर है नारायणपुर जहाँ पर 77% जनसंख्या जनजातियों की है। इसी प्रकार हम लोग देखिए न्यूनतम में तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो है रायपुर जिले में जहाँ पर 4.3% जनजातीय प्रतिशत है। फिर है बेमेतरा जहाँ पर 4.67% है जनजातीय जनसंख्या का परसेंटेज। फिर है दुर्ग जिला जहाँ पर 5.88% है। इसको हम लोग ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे तो ये मैक्सिमम और मिनिमम का ही ट्रिक है। केवल मैक्सिमम पॉपुलेशन के आधार पर जनजातियों का जो जनसंख्या है वो, फिर है परसेंटेज के आधार पर, ये परसेंटेज है और ये है जनसंख्या के आधार पर। तो जो है जसपुर को डिनोट कर रहा है और बी जो है बेमेतरा को डिनोट कर रहा है। सुरा में सुकमा को डिनोट करता है, रा जो है रायपुर को डिनोट कर रहा है। तो जब भी सुरा आप लोग यहाँ से याद रख सकते हो 27 जिलों के आधार पर।
इसी प्रकार अभी 18 जिलों के हिसाब से भी पूछता है परीक्षा में, तो उसमें देखेंगे हम लोग 18 जिलों की बात करेंगे तो सरना बीजा, सरना में सर जो है सरगुजा को डिनोट कर रहा है, ना जो है नारायणपुर को, बीजा में ये परसेंटेज को डिनोट करता है जिसमें बी से बीजापुर और जा से जांजगीर चांपा है। तो इस प्रकार आप लोग मैक्सिमम और मिनिमम को याद कर सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो रही है केवल, ठीक है। और 3-3 जिले भी आप लोग याद रख सकते हो। मैक्सिमम 3 जिले कहाँ कौन से हैं जहाँ पर जनजाति प्रतिशत ज़्यादा है या जनसंख्या ज़्यादा है, तो मैक्सिमम 3 मिनिमम 3, यहाँ परसेंटेज में भी मैक्सिमम 3 और मिनिमम 3, इतना भी याद रखते हो तो कितना भी कठिन कर दे वो प्रश्न बन जाएगा आप लोगों से। फिर है लिंगानुपात। लिंगानुपात अगर हम लोग छत्तीसगढ़ का ओवरऑल लिंगानुपात देखें तो छत्तीसगढ़ का जो ओवरऑल लिंगानुपात है वो है 991, ठीक है। और जनजातियों का लिंगानुपात देखेंगे तो टोटल जो लिंगानुपात है 1020 है। इसमें 7 की वृद्धि हुई है पिछले दशक की तुलना में, ठीक है। 2001 में लिंगानुपात था हमारा 1013, ठीक है, और अभी लिंगानुपात है 2011 में 1020, ठीक है। तो तुलनात्मक रूप से भी ये पूछ देता है। फिर है 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले कितने हैं, जनजाति जिलों की बात हो रही है यहाँ पर, वो है 21 जिले, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पूरी चीज़ें ट्राइब्स की पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ठीक है। 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जनजातीय जिले कितने हैं, तो 21 जिले हैं। 1000 से कम लिंगानुपात वाले जिले कितने हैं, तो 6 जिले हैं। 21 जिलों को याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 6 जिलों को याद रखा जा सकता है, ठीक है। तो 6 जिले याद रख लेते हैं, फिर 21 जिले हम लोग को पता चल जाएगा अगर वो कूट में पूछता भी है तो, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर 1000 से कम लिंगानुपात है, तो पहला जिला कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, ठीक है, रायपुर और दुर्ग। इसमें आप नोटिस कर रहे होगे ये 4 जिला तो सरगुजा संभाग के ही हैं, ठीक है, और 2 जिला एक रायपुर और दुर्ग है, ठीक है। तो ये चारों जिले आसपास के ही हैं, एक है कोरिया, दूसरा है सूरजपुर, तीसरा बलरामपुर, चौथा सरगुजा, ठीक है। 5वां आपका आ जाएगा रायपुर, 6वां आ जाएगा दुर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार ये 6 जिले हैं जहाँ पर 1000 से कम लिंगानुपात है। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की लिंगानुपात बात करें हम लोग अगर ट्राइबल में, तो ये 992 है, और ओवरऑल देखें हम लोग छत्तीसगढ़ में तो ये है 969, ठीक है। इसको भी याद रख लीजिएगा, कभी कभी पूछ सकता है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले देखें हम लोग तो प्रथम 3 में आते हैं दंतेवाड़ा, बालोद और राजनांदगांव और कोंडागांव, ठीक है। राजनांदगांव कोंडागांव दोनों का लिंगानुपात 1046 है, एक साथ लिया गया इसीलिए। बालोद का लिंगानुपात है 1049। तो ये मैक्सिमम में 3 जिले याद रख लीजिएगा, दंतेवाड़ा, बालोद, राजनांदगांव और कोंडागांव। इसी प्रकार हम लोग बात करें न्यूनतम में कौन कौन से जिले आते हैं, तो पहला जिला है जो 27वें नंबर पर है, पहला जिला है जहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम है 974, वो रायपुर का है। दुर्ग की बात करेंगे तो 976 है लिंगानुपात, और बलरामपुर का 988 है, ठीक है। तो ये 3 जिले मिनिमम में आप लोग याद रख सकते हो। इसके बाद देख लेते हैं साक्षरता। साक्षरता की अगर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो ओवरऑल साक्षरता है वो है 70.28%, ठीक है। और ट्राइबल का साक्षरता कितना है, तो 59.1%, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है इसको पेपर में, ठीक है। तो ट्राइबल का लिटरेसी रेट कितना है छत्तीसगढ़ में, 59.1%। और इसमें पुरुष और महिलाओं का याद करना बहुत ही आसान है। अगर इसमें आप +10 कर देते हो तो मेल का निकल जाएगा, अगर -10 कर देते हो तो फीमेल का निकल जाएगा। +10 करोगे 59 में तो 69 मेल का हो जाएगा, और अप्रॉक्सीमेट 49 ये फीमेल का लिटरेसी रेट यहाँ पर पता चल जाएगा आप लोगों को। इसी प्रकार देखिए जनजाति की भी जो साक्षरता है इंडिया में वो भी सिमिलर ही है जैसे कि छत्तीसगढ़ में है। 59% इंडिया का भी लिटरेसी रेट है ट्राइब्स में, और मेल में है 68.5% और फीमेल में 49.4%। इसको थोड़ा सा कठिन करने के लिए पूछा जा सकता है तुलनात्मक रूप से कि भारत में जो ट्राइबल लिटरेसी रेट है वो छत्तीसगढ़ के ट्राइबल लिटरेसी रेट में फीमेल की अगर बात करें हम लोग तो कम है या ज़्यादा है करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल लिटरेसी रेट है वो इंडिया की तुलना में कम है, ठीक है। इंडिया में कितना है 49.4% है और छत्तीसगढ़ में 48.4%, ठीक है। तो याद रख सकते हो। सर्वाधिक साक्षर जनजाति अगर बात करें तो उरांव आता है, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। लेकिन अभी
हिंदी ग्रंथ अकादमी की कुछ पुस्तकों में देखें तो उसमें 3 जिले हैं जो सर्वाधिक बताए गए हैं। अगर ये भी देता है, अगर आंसर लेता है, ठीक है, तो आंसर नहीं भी लेता है तो आप दावापत्ती कर सकते हो, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों में ये आंकड़े मिलेंगे आप लोग को। हलबा का परसेंटेज है 76.2%, प्रधान का जो परसेंटेज है लिटरेसी रेट है वो 70% है, और उरांव में जो लिटरेसी रेट है वो 68.9% है। ठीक है, अगर जिले की बात करें सर्वाधिक लिटरेसी रेट वाले जिले कौन कौन से हैं, तो 3 जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, बालोद, दुर्ग और रायपुर। ठीक है, ये सेम चीज़ें मेल में भी है, माफ कीजिएगा मेल में नहीं है, ये सेम चीज़ें फीमेल में है, सेम सीक्वेंस। फीमेल की अगर बात करें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं, तो बालोद है, फिर दुर्ग है और उसके बाद रायपुर है। मेल में यहाँ पर रायपुर की जगह पे धमतरी आ जाता है। ठीक है, न्यूनतम जिले देखें तो ओवरऑल देखेंगे अगर जनजातियों में तो सुकमा जिले हैं जहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात है, फिर है बीजापुर और दंतेवाड़ा। ठीक है, इसमें मेल में भी और फीमेल में भी दोनों में न्यूनतम जिले जो है साक्षरता दर में सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा ही है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से याद रख सकते हो। फिर है पीटीजी और पीवीटीजी, इसको तो हम लोग ने डिटेल में पढ़ चुका है। ये है छत्तीसगढ़ में जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियाँ है, कमजोर जनजातियाँ हैं, उसके बारे में है। इसमें जनगणना के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें पेपर में आ चुका है इसका प्रश्न कि जनसंख्या के आधार पर बताइए कि जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियाँ हैं उनका क्रम बताना है आप लोगों को। तो बैगा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है अगर हम लोग पीटीजी या पीवीटीजी की बात कर रहे हैं तो। फिर है पहाड़ी कोरबा जहाँ पर 40,000 जनसंख्या है, कमार का 26,000 के आसपास है, अबूझमाड़िया का 22,000 है और बिरहोर का 3,104 है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है, और साक्षरता की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षर विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों में देखें तो सबसे ज़्यादा साक्षर जो है वो है कमार जनजाति में, जहाँ पर साक्षरता दर है 47.47%। ठीक है, इतनी चीज़ें आपसे आप लोग याद रख सकते हो। फिर कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो सीजीपीएससी की अन्य परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उसमें सबसे जो पहला प्रश्न है वो है, छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में महिला पुरुष लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में अधिक है। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है कि 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले कितने जिले हैं छत्तीसगढ़ में जनजातियों में। तो ये 21 जिले हैं जो 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले हैं, ये हम लोग ने डिटेल में पढ़ चुका है इसके पहले। और 6 जिले ऐसे हैं जहाँ पे अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। दूसरा जो प्रश्न है वो जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इसमें आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं, पहला चकमा, दूसरा गोंड, भुंजिया और कमार। तो हम लोग ने देखा है गोंड की जो जनसंख्या है वो 42 लाख है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से गोंड जनजाति है ऐसी है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जनजाति है। फिर है वर्ष 2011 में निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात के घटते क्रम में है। यहाँ पर परसेंटेज के आधार पर पूछना चाह रहा है कि कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक से कम की ओर बताना है आप लोगों को। तो अभी हम लोग ने पढ़ा है 3 जिले पढ़े हैं पहले, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। यदि आप लोग को मैक्सिमम 3 जिले भी याद हैं तो आप बना सकते हो उसको। ठीक है, ये मैक्सिमम 3 जिले हैं जहाँ पर परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। 83% था सुकमा में, 80% था बीजापुर में और 77% था नारायणपुर में। ठीक है, तो बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा ये वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। और अगर हम लोग दंतेवाड़ा की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 70% वहाँ पर जनजातियों का प्रतिशत है। फिर जो अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जिले की आदिवासी आबादी अधिकतम है। यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे अगर आप लोग तो पहला कोरबा, दुर्ग, सरगुजा और कांकेर। ये पूछना चाह रहा है 28 जिलों के आधार पर। ठीक है, कभी भी अगर सुकमा रहता है ऑप्शन में, सॉरी जसपुर रहेगा अगर ऑप्शन में, तो 27 जिलों के आधार पर जसपुर को लेगा वो, आदिवासी आबादी की बात करें तो। ठीक है, यहाँ पर सरगुजा आएगा, 18 जिलों के हिसाब से पूछना चाह रहा है ये।
फिर अगर हम लोग मेंस में देखें, मेंस में कैसे प्रश्न बनते हैं इसके, तो मेंस में 2 नंबर में अधिक प्रश्न बनते हैं जनजातियों की जनगणना से रिलेटेड। मेंस में अगर हम लोग बात करें तो पेपर 5, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन पढ़ते हैं, तो इस पेपर 5 के तहत कुछ कुछ प्रश्न हैं जो जनजातियों की जनगणना से संबंधित आते हैं। ठीक है, तो इसमें 2019 में एक प्रश्न आया था, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनजाति में साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं 59.1% लिटरेसी रेट है ओवरऑल छत्तीसगढ़ में जनजातियों की। ठीक है, तो सिंपल एक ही चीज़ पूछा था यहाँ पे, तो इतना बता के हम लोग इसमें मार्क्स ले सकते थे। ये 2 नंबर में आया हुआ था। फिर है अगला प्रश्न, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की अधिकतम प्रतिशत वाले 10 जिलों के नाम घटते क्रम में लिखिए। जो मैं आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि 50% से अधिक जनसंख्या वाले कुल कितने जिले हैं, 10 जिले हैं। ठीक है, लेकिन उन 10 जिलों को क्रमानुसार पूछा गया था, तो हम लोग ने वो मैप में देख चुका है क्रमानुसार। ठीक है, तो ये आंसर भी आप लोग कर सकते हो, 2 नंबर में आया हुआ है। कंपटीशन विंग की तरफ से अभी एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है ज्ञान समर के नाम से। ठीक है, इस प्रतियोगिता के माध्यम से आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप एक टैबलेट और मोबाइल फ़ोन भी विन कर सकते हो, जिसमें पहला प्राइज़ जो है वो एक टैबलेट है और दूसरा जो प्राइज़ है वो मोबाइल फ़ोन का है। ये परीक्षा जो है 28 अगस्त को आयोजित की जाएगी, तो आप जल्दी से जल्दी इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है, और अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भी इसका लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि CGPSC को ध्यान में रखते हुए हमारी जो संस्था है वो फ्री में टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवा रही है। तो इसमें जो पहला फेज़ है वो बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है। ये 25 जून से स्टार्ट है और 20 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, इसमें टोटल 18 टेस्ट होने वाले हैं, टॉपिक वाइज होने वाले हैं, और ये जो पूरा टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए नंबर दिया गया है, उसमें कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है हमारा कंपटीशन विंग के नाम से है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट के साथ में नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन लिंक आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।